जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है। और अब दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को जो भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है उसका रिविजन करवाया जा रहा है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अरबी लेखक के बारे में, उसके बाद कुछ अन्य लेखक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का पहला प्रश्न बन रहा है कि अल-बरूनी कौन था? ध्यान देंगे, अल-बरूनी कौन था? आप लिखेंगे अल-बरूनी एक अरबी लेखक था। यहाँ पर अल-बरूनी का एक पिक लगा हुआ है और प्रश्न बन रहा है कि अल-बरूनी कौन था? आप लिखेंगे अल-बरूनी एक अरबी लेखक था। फिर अगला प्रश्न बना, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? आप उत्तर देखेंगे अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। देखेंगे यहाँ पर अल-बरूनी का एक पिक लगा हुआ है। तो प्रश्न आएगा अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? आप लिखेंगे अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न बना, अल-बरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो दोस्तों इसका उत्तर बनेगा अल-बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद, भारत की खोज, तहकीक एक हिंद, यानी कि ये पुस्तक लिखी गई थी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किताब उल हिंद, भारत की खोज, तहकीक एक हिंद, तीनों पुस्तक एक ही है। आप लोग गलतफहमी मत पड़िएगा कि ये तीन किताबें अलग अलग हैं, तीनों एक ही है। आप किताब उल हिंद कह सकते हैं, भारत की खोज कह सकते हैं और दोस्तों तहकीक ए हिंद कह सकते हैं। तो प्रश्न आएगा अल-बरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? लिखेंगे किताब उल हिंद, भारत की खोज या तहकीक ए हिंद पुस्तक लिखी थी। देखेंगे पुस्तक का मेरे द्वारा यहाँ पिक लगाया गया है। अगला प्रश्न बना, इस पुस्तक को किस भाषा में लिखी गई थी? लिखेंगे अरबी भाषा में। इस पुस्तक को किस भाषा में लिखी गई थी? आप लिखेंगे अरबी भाषा में। देखेंगे अरबी भाषा का मेरे द्वारा एक यहाँ पिक लगाया गया है। और फिर दोस्तों अगला प्रश्न बना, इस पुस्तक में किसकी जानकारी मिलती है? इस पुस्तक में किसकी जानकारी मिलती है? तो आप लिखेंगे राजपूत राजा की जानकारी मिलती है, तंत्र मंत्र से संबंधित बातों की जानकारी मिलती है, त्योहार की जानकारी मिलती है, धर्म की जानकारी मिलती है और खगोल शास्त्र की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक में राजपूत राजाओं से संबंधित बातों की जानकारी मिलती है, तंत्र मंत्र संबंधित बातों की जानकारी मिलती है, त्योहार से संबंधित जानकारी मिलती है, धर्म से संबंधित जानकारी मिलती है और दोस्तों खगोल शास्त्र की जानकारी मिलती है। देखेंगे यहाँ पर पुस्तक का पिक मेरे द्वारा लगाया गया है। फिर अगला प्रश्न बना, इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? लिखेंगे अरबी यात्री। कहाँ का यात्री था? अरबी यात्री था। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ रहे हैं इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? आप लिखेंगे अरबी यात्री था। देखेंगे इब्न बतूता के यहाँ पर पिक लगा हुआ है। और फिर प्रश्न बना, इब्न बतूता कहाँ से आया था? लिखेंगे मोरक्को से आया था। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? लिखेंगे अरबी यात्री था। और इब्न बतूता कहाँ से आया था? लिखेंगे मोरक्को से आया था। देखेंगे यहाँ पर इब्न बतूता का पिक लगा हुआ है। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर जब यंग था उसका पिक है और यहाँ पर जब इब्न बतूता बुढ़ा हो जाता है उसका पिक यहाँ पे लगा हुआ है। फिर अगला प्रश्न बना, इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? उत्तर लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। देखेंगे यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक का पिक लगा हुआ है। और प्रश्न बना, इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? उत्तर लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था। अगला प्रश्न बना, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को किस पद पर रखा? लिखेंगे काजी। ध्यान दीजिएगा, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक काजी के पद पर रखा था, यानी कि जज के पद पे रखा था। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इब्न बतूता को काजी के पद पर रखा और मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता से इतना प्रभावित हो गया था उसके स्वभाव से, उसके व्यवहार से, कि काजी के पद पर रखा। और ये भी ध्यान देंगे, काजी उस समय का बहुत बड़ा पद हुआ करता था, सबको नहीं रखा जाता था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इब्न बतूता को काजी के पद पे रख दिया गया, यानी कि जज के पद पे रख दिया गया था। अगला प्रश्न बना, इब्न बतूता के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? लिखेंगे रिहला। इब्न बतूता के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी थी? दोस्तों लिखेंगे रिहल्ला। और फिर अगला प्रश्न बना, रिहल्ला में किसकी जानकारी मिलती है? उत्तर लिखेंगे
तुगलक वंश की जानकारी मिलती है और दिल्ली सल्तनत की जानकारी मिलती है। देखेंगे यहाँ दोनों प्रकार का मेरे द्वारा पिक लगाया गया है, तुगलक वंश एवं दिल्ली सल्तनत का। और प्रश्न बना रिहला में किसकी जानकारी मिलती है, आप उत्तर लिखेंगे रिहला में तुगलक वंश की जानकारी मिलती है और दोस्तों दिल्ली सल्तनत की जानकारी मिलती है। फिर अगला प्रश्न बना रिहला पुस्तक की भाषा क्या थी, तो दोस्तों हर पुस्तक की कोई न कोई भाषा होती है, तो इसी प्रकार रिहला पुस्तक की भाषा थी, या ऐसे कह सकते हैं रिहला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी, आप लिखेंगे अरबी भाषा में। रिहला पुस्तक की भाषा क्या थी, अरबी थी, या ऐसे कह सकते हैं रिहला पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई थी। देखेंगे अरबी भाषा का यहाँ पर पिक लगाया गया है। और फिर दोस्तों आता है तारानाथ कहाँ के लेखक थे, उत्तर लिखेंगे तिब्बती लेखक थे। कहाँ के लेखक, तिब्बती। देखेंगे तारानाथ का पिक लगा हुआ है। और प्रश्न आया तारानाथ कहाँ के लेखक थे, आप उत्तर लिखेंगे तारानाथ एक तिब्बती लेखक थे। और फिर अगला प्रश्न बना तारानाथ के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ तातानाथ हो गया है, इसको आप लोग सही कर देंगे। तारानाथ के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, लिखेंगे कंज्यूर एवं तंग्यूर नामक पुस्तक लिखी गई थी। यानी तारानाथ के द्वारा कंग्यूर एवं तंग्यूर नामक पुस्तक लिखी गई थी। देखेंगे उस पुस्तक को यहाँ पर मैंने रखा है पिक के रूप में। और फिर अगला प्रश्न बना मार्को पोलो कहाँ का यात्री था, लिखेंगे मार्को पोलो इटली का यात्री था। देखेंगे मार्को पोलो का यहाँ पर एक पिक लगा हुआ है। और प्रश्न बन रहा है मार्को पोलो कहाँ का यात्री था, आप लिखेंगे मार्को पोलो इटली का यात्री था। और फिर अगला प्रश्न बना मार्को पोलो कहाँ आया था, लिखेंगे 11वीं सदी के अंत में पांड्य राजा के यात्रा पर मार्को पोलो आया था। 11वीं सदी के अंत में पांड्य राजा के यात्रा पर मार्को पोलो आया था। और दोस्तों यहीं पर आज का रिवीजन का चैप्टर समाप्त होता है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं रिवीजन के चैप्टर में सारे प्रश्न उत्तर नहीं आते हैं, एक आपको थोड़ा सा रिवीजन कराता हूं इसलिए कि ताकि जो आप लोग पढ़ चुके हैं वो भूले मत आप लोगों को। रिवीजिंग मस्ट है, मैं पहले बता चुका था। 100% में 80% आप तैयारी करने में लगाइए, याद करिए, दिन रात पढ़िए, एक चैप्टर को 10 बार पढ़िए, लेकिन रिवीजिंग को बार बार करिए, रिवीजिंग को बार बार करिए। यानी कि अगर 80% पढ़ने में लगाते हैं, याद करने में लगाते हैं, तो 20% आप रिवीजिंग में जरूर लगाएं। और रिवीजिंग करने में कोई खास टाइम नहीं लगता दोस्तों। अगर कोई चैप्टर 1 घंटे में आप तैयार कर लेते हैं तो रिवीजिंग वो 5 मिनट में हो जाता है। इसलिए रिवीजिंग मस्ट है। और रिवीजिंग करते ही सारी बातें पुनः आपके दिमाग में बैठ जाती हैं और वो भूलती नहीं है। इसलिए रिवीजिंग मस्ट है, बार बार करिए। और इसी के साथ एक बात फिर मैं बताऊं और बार बार बताऊंगा, अगर कभी भूल जाता हूं तो आप लोग दिमाग में बात रखेंगे कि डिस्क्रिप्शन में मेरे द्वारा एक लिंक डाला जाता है, लिंक पर क्लिक करेंगे और अरबी लेखक यानी आज के डिस्क्रिप्शन में को लिंक करेंगे तो आज के अरबी लेखक के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी और उसको आप लोग पढ़ लेंगे। नए छात्र हैं तो पक्का पढ़ेंगे और पुराने छात्र हैं वो भी लोग पढ़ लेंगे ताकि दोबारा रिवीजिंग हो जाए। तो दोस्तों इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।